हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर स्कूल। तो बालकों, आज हम लोग फिर से बात करने वाले क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। उस न्यूमेरिकल्स से हम लोगों को ये पता चला था कि ये जो दर्पण के सूत्र होते हैं, हम लोगों ने जो रेखीय आवर्धन पढ़ा था, उसके बाद दर्पण के सूत्र पढ़े थे, F बराबर R/2 में जो संबंध था, इन सब में जो भी हम लोगों ने संबंध देखा था, इसका उपयोग कैसे न्यूमेरिकल में हम लोग करें, इसके बारे में हम लोगों ने वहां पे देखा था। आगे चल करके हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों को अभी हम लोगों ने दर्पण में एक चीज हम लोगों को छूटा हुआ था, वो ये था कि ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इस ये भी बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि दर्पण का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अर्थात जो उत्तल दर्पण होते हैं और अवतल दर्पण होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के उपयोग। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में डिक्लेयर करेंगे, और ये भी देखेंगे क्यों हम लोग अवतल दर्पण का यूज उस पॉइंट पे करते हैं और क्यों उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है ना, उसके प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण का उपयोग। दर्पण का दर्पण का दर्पण का उपयोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग एक एक पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के हम लोग कंडीशन के बारे में बात करेंगे, कि जो हम लोगों ने 6 कंडीशन पढ़ा था। तो अगर अवतल दर्पण के बारे में बात करें, तो अवतल दर्पण छोटे से लेकर के बड़ा प्रतिबिंब तक बनाता है, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें, तो जिस तरह से हम लोग दर्पण के समीप जाया करते थे, उससे हम लोगों को क्या होता था कि दर्पण से जैसे दर्पण के समीप जाते हमारा जो प्रतिबिंब मिलता था दर्पण में, वो क्या होता था, धीरे धीरे बड़ा बनता था, आवर्धित होता था। ठीक है ना, और दूसरी चीज, हम लोगों को जब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए था, तो हम लोगों ने एक चीज और यूज किया था, तब वस्तु को कहां रखा था, तब वस्तु को ध्रुव और एफ के बीच में रखा था। तो उस समय ये दर्पण से छोटा बना था, लेकिन जब दर्पण का जो वस्तु था, वस्तु से बड़ा बना था। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, तो अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु का से देखो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है ना, ये अपने सारे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हम लोग जो सेविंग, कहने का मतलब हम लोग जब क्या करते हैं, नाई के यहाँ जाते हैं बाल बनवाने, तो वहां पे हम लोग जो जिस दर्पण के लेकर के हम लोग यूज करते हैं दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, वो क्या करता है, हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, और दूसरी चीज, जब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, दांत हुआ, आंख हुआ, ठीक है ना, इन सब चीजों का इलाज करने के लिए हमारे अंदर एक दर्पण का यूज करते हैं, जिससे कि वो क्या करे, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देती है। जो अवतल दर्पण होता है, ये हमेशा क्या करता है, छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, छोटी वस्तुओं को क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, उस चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये जो अपने शरीर के अंदर जो हम लोग चिकित्सा विज्ञान में यूज करते हैं दर्पण, अवतल दर्पण का, जब ये हम लोग क्या करते हैं, दर्पण का यूज करते हैं, तो ये उसके अंदर छुपी हुई बीमारियों का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कि हम लोग उस बीमारी को पहचानते हैं, उस और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, दवा देते हैं, जिससे कि बीमारी क्या होती है, सही हो जाती है। तो हम लोग बात करें, इसका यूज हम लोग कहा करते हैं, विज्ञान अर्थात चिकित्सा विज्ञान में भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पणों में किया जाता है, अर्थात दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, जिसे हम लोग शेविंग कहते हैं, दाढ़ी बनाने में। दूसरा,
डॉक्टर, डॉक्टर दांतों, आंखों आदि का इलाज करने में, इलाज करने में। अगला हम लोगों का है सौर भट्ठी में, सौर भट्ठी में, ठीक है ना। वाहन के हेडलाइटों में, वाहनों के हेडलाइटों में, वाहनों के हेड लाइटों में, ठीक है ना। इन चार चीजों को देखते हैं। चलिए एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का यूज करते हैं? अवतल, सेविंग दर्पण जिसे कहते हैं, ठीक है ना, सेविंग दर्पण के लिए। डॉक्टर दांतों, आंखों आदि का इलाज करने में क्या करता है? कौन से दर्पण का यूज करता है? अवतल, क्योंकि क्या करता है? छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कि शरीर के अंदर जो भी बीमारियां होती हैं वो क्या करता है, उसको हम आसानी से देख करके उसका इलाज कर देते हैं, ठीक है। फिर सौर भट्ठी में, ये क्वेश्चन अपना इंटरेस्टिंग है, पूछ लेगा कोई, सौर भट्ठी में हम लोग कैसे जो है इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। तो हम लोगों को पता है सौर भट्ठी का मतलब होता है कि सूर्य के द्वारा जो टेम्परेचर यानी जो प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक जगह जब एकत्रित होती हैं तो जहां अपनी पूरी ताप को एकत्रित करती हैं, अर्थात वहां पे क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? सौर भट्ठी। तो सौर भट्ठी में हमें क्या चाहिए? अधिक मात्रा में टेम्परेचर चाहिए, अधिक मात्रा में ताप चाहिए, और सूर्य के हर प्रकाश में क्या है? ताप छिपा हुआ है। तो हम लोग करते क्या है, एक सामने क्या करते हैं, इधर अपने पास सौर भट्ठी है, ठीक है ना, एक सामने क्या करते हैं, एक बड़ा सा अवतल दर्पण को क्या कर देते हैं? रख देते हैं। तो आपको पता है जो इधर सूर्य होगा तो सूर्य से निकलने वाले बहुत सारी किरणें होंगी, इस तरह से खूब सारी किरणें निकलेंगी, ठीक है ना। और ये जितने किरणें यहां से निकलेंगी इस दर्पण से, ठीक है, ऐसे हम लोग मुख्य अक्ष को डिनोट कर दें। तो आपको पता है जब किरणें क्या करती हैं, मुख्य अक्ष से, अर्थात जब सूर्य की प्रकाश किरणें खूब सारी किरणें निकलेंगी तो क्या करेंगे? आपको पता है जितनी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी सूर्य की, वो क्या करेंगे? सभी किरणें दर्पण से टकरा जाएंगी, ठीक है ना। क्या करेंगी? जितनी किरणें निकलेंगी सारी किरणें दर्पण से टकराएंगी। तो आपको पता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितने भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अपना मुख्य अक्ष है, जितनी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात वह दर्पण के कहां से जाना पसंद करती हैं? दर्पण के फोकस से होकर के जाना पसंद करती हैं। तो इस सौर भट्टी से निकलने, अर्थात इस सूर्य के प्रकाश से निकलने वाले किरणें जब दर्पण से टकराएंगी तो वो सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होने के पश्चात, वो दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से जाते हुए क्या करती है? प्रतीत होती है, अर्थात फोकस से जाती है, फोकस पर ही सारी किरणें जाएंगी। जरा ये देखो, अगर मान ले एक प्रकाश किरण का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, जैसे बहुत संख्या में प्रकाश किरणें क्या कर रही है? दर्पण से टकराने के पश्चात एक ही बिंदु से जा रही है, और जब वह एक ही बिंदु से जा रहे, सारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? उनका फोकस पर एकत्रित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब सारा टेम्परेचर फोकस पर एकत्रित हो रहा है तो सौर भट्ठी का मतलब होता है अधिक मात्रा में ताप। तो हम लोगों को यहाँ सबसे अधिक मात्रा में ताप कहाँ दिखाई दे रहा है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो ताप हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है फोकस पर। कहाँ दिखाई दे रहा है? फोकस पर। तो बताओ हम लोग सौर भट्ठी को कहाँ रखेंगे? हम लोग सौर भट्ठी को रखेंगे फोकस पर, अर्थात दर्पण के फोकस पर हम लोग सौर भट्टी को रख देंगे, जिससे कि जो अलग अलग प्रकाश किरण इसमें टकराती हैं वह जब एक जगह एकत्रित होगी तो उनका ताप एकत्रित होगा, और जब ताप एकत्रित होगा तो क्या करेंगे? वहां उस स्थान को बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा? हमें सौर भट्टी यानी अर्थात सौर भट्टी का निर्माण होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सौर भट्टी में। तो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में एक चीज और भी कह सकते हैं, जो अवतल दर्पण होता है ये अपनी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? सिमेटता है, अर्थात एक जगह क्या करता है? फैलाने की बजाय क्या करता है? सिमेट देता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है वो इसी की विपरीत कार्य करता है। वो क्या करता है?
वो किरणों को फैलाता है। तो आगे चल करके हम लोग नोट में लिख लेंगे कि कौन किरणें उसको फैलाती हैं, कौन क्या करती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया सौरभट्टी का उपयोग, इसका तो हम लोग समझ में आ रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। अच्छा, बात आ गई वाहनों की हेडलाइटों में। तो आपको पता है वाहन का जो हेडलाइट होता है, जैसे कार हुआ, बाइक हुआ, उनके जो हेडलाइट होते हैं, जब उनसे प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो होता क्या है, जिस तरह से वो आगे बढ़ती जाती हैं उनका प्रकाश क्या होता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता है उस सिचुएशन में आपको आप याद रखिए या याद करिए कि प्रकाश कहां पे होगा, जब वो अपने प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, खासकर किसमें, अवतल दर्पण में। तो प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के फोकस पर रखेंगे। कहां रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। अर्थात जो प्रकाश का स्रोत होगा वो कहां पे होना चाहिए, फोकस पर। तो आपको पता है फोकस से जाने वाली किरणें जब भी दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अगर यहाँ हम लोगों का इस मतलब हेडलाइट के वाहनों का जो हम लाइट है, प्रकाश के स्रोत है, बल्ब है, अगर वो फोकस पे रख दिए जाए तो उसके सामने क्या रखा होता है, अवतल दर्पण। जब फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से टकराएंगी तो फोकस होकर के जा रही है ना, जब ये फोकस से होते हुए दर्पण से टकराती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इससे ये पता चला जब मुख्य अक्ष के समांतर होंगे तो किरणें क्या कर रही है, फैल रही है ना। इसका मतलब ये है वाहनों के हेडलाइटों में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का, ठीक है ना। ये रहा हम लोगों का उपयोग कौन सा, उत्तल अवतल दर्पण के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। उत्तल दर्पण का उपयोग कम है, ठीक है ना, और इसका उपयोग भी वैसे भी बहुत आसान है। दो तो कम से कम आप पेपर में याद करके जाना, दो उत्तल दर्पण के और दो अवतल दर्पण के। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। चलिए पहले तो याद करते हैं कि उत्तल दर्पण में जो हम लोगों को दो प्रतिबिंब मिला हुआ था वो प्रतिबिंब कैसा था। तो आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण में हम लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था वह कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता था। क्या नहीं बनाता था, वस्तु से बड़ा ये प्रतिबिंब कभी बनाता ही नहीं था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर हम लोगों ने हमारे पास 10 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है तो ये जैसे ही उत्तल दर्पण के सामने रखा जाएगा तो ये 10 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात इसका जो प्रतिबिंब दर्पण में प्राप्त होगा वो 10 सेंटीमीटर से क्या होगा, छोटा। कहने का मतलब है वो वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो जब वस्तु कोई दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है इसका हम लोग उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो याद करिए ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगा होता है, ड्राइवर के बगल में क्या लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है, अर्थात साइड दर्पण जिसे हम लोग बोलते हैं, जिससे वो क्या करता है, पीछे के वाहनों को देखता है, ठीक है ना। क्या करता है वो, पीछे के वाहनों को देख लेता है। जिससे कि क्या करता है, कोई साइड वगैरह लेता है तो क्या करते हैं, पहले हम पीछे देखते हैं तभी तो चलाते हैं ना, साइड वगैरह देते हैं, ठीक है ना। तो अब आप इमेजिन करिए इतना बड़ा सा गाड़ी होती है, गाड़ी बहुत बड़ी होती है, दर्पण हम लोगों के पास बहुत छोटा होता है। क्या होता है, वो दर्पण हम लोगों के पास छोटा होता है। तो आप इमेजिन करिए उस बड़े प्रतिबिंब, उस बड़े वस्तु का प्रतिबिंब हमें दर्पण में कैसा चाहिए, छोटा। तो आप याद करिए अगर उस समय हम लोग गाड़ी के ड्राइवर के बगल में लगे हुए दर्पण में, साइड दर्पण इसे बोलते हैं या पश्च दृश्य दर्पण बोलते हैं, अगर उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो ये अवतल दर्पण छोटी वस्तु को क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो गाड़ी जो बड़ी थी वो और बड़ी हो जाएगी, जो दर्पण में आ नहीं सकती। लेकिन अगर हम लोग उसी जगह उत्तल दर्पण का उपयोग करें तो वही जो दर्पण हम लोगों को कहा क्या कर रहा था, अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बना रहा था, वही क्या करेगा, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, जिससे कि हम पीछे के वाहनों को अच्छे से देख लेंगे, जो कि हम हमारे लिए जरूरी होता है, जिससे कि एक्सीडेंट से हम लोग क्या करते हैं, बच जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना वाहन के पश्च दृश्य दर्पण, अर्थात वाहन में ड्राइवर के बगल में लगे पश्च दृश्य दर्पण में, ठीक है ना। इसका कहां उपयोग करते हैं,
वाहनों में ड्राइवर के बगल में लगे दर्पण, वाहनों में ड्राइवर के बगल में लगे दर्पण में, ठीक है ना, अर्थात पश्च दृश्य दर्पण में, पश्च दृश्य दर्पण में, वाहनों में ड्राइवर के बगल में लगे पश्च दृश्य दर्पण में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप एक शब्द में कह सकते हैं ड्राइवर के बगल में लगे पश्च दृश्य दर्पण। पश्च का मतलब होता है पीछे, दृश्य का मतलब होता है देखना, दर्पण का मतलब हो जाएगा उत्तल। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, पीछे के वाहनों को देखने के लिए या पीछे की चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कहां, जो ड्राइवर के बगल में लगा हुआ होता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगले कंडीशन पे चलते हैं। अच्छा, अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन ये है कि आप याद करिए कि आप जब मॉल वगैरह में क्या करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पे आपका क्या लगा होता है, सीसी कैमरा लगा होता है, ठीक है ना। उस सीसी कैमरे में दर्पण लगा होता है, कांच का क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है। तो वो जो कांच का दर्पण लगा होता है वो उत्तल का होगा कि या अवतल का। अगर हम लोग वहां पे अवतल का लगाएंगे तो अब बताओ, मॉल बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, अगर अवतल का लगाएंगे तो वो और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। जब वो और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा तो वो क्या करे, क्या हम मोल का सारा प्रतिबिंब बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, उस दर्पण में आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो मोल वगैरह में, ठीक है ना, दर्पण लगे होते हैं जिसे हम लोग सिक्योरिटी दर्पण कहते हैं, तो सिक्योरिटी में दर्पण में भी किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अर्थात मॉल बहुत बड़ा होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, मॉल के हर एक पॉइंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं सिक्योरिटी। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी के लिए कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी दर्पण में, सिक्योरिटी दर्पणों में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो आप इसको तो दोनों याद ही रखना। ड्राइवर के बगल में लगे पश्च दृश्य दर्पण में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण में, वाहन में ड्राइवर के बगल में लगे पश्च दृश्य दर्पण में, ठीक है ना, और सिक्योरिटी दर्पणों में। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब तो ये समझ में आ गया, इसका एक एक पॉइंट समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग उत्तल दर्पण का यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो समतल दर्पण है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग जनरली अपना प्रतिबिंब क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए देखते हैं। और ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है पता है, ये पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व का मतलब ये होता है दाया का बाया दिखेगा, बाया का क्या दिखेगा, दाया। प्रतिबिंब तो सीधा बनाता है समतल दर्पण, लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व प्रतिबिंब, अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स, ठीक है ना, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा का मतलब ये दाया का बाया दिखेगा, बाया का दाया दिखेगा, ये नहीं कि सर नीचे और पैर ऊपर दिखेगा। आपका जो पोजीशन है वही पोजीशन दिखेगा, लेकिन बस केवल आपकी साइड चेंज होंगे, दाया का बाया और बाया का दाया। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल अर्थात इनवर्स, ठीक है ना, मेरा मिलता है हम लोगों को। तो चलिए, हम लोगों का ये हो गया। आगे हम लोग इसी के साथ क्या कर लें, नोट में हम लोग लिख लें कि कौन सा दर्पण, ठीक है ना, प्रतिबिंब को, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, कौन सा दर्पण प्रकाश की किरणों को सिमेटता है। तो आपको पता है अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को सिमेटता है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है ना। चलो यही लिख लेते हैं नोट में। फर्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्रकाश की
किरणों को एक जगह एक स्थान पर एकत्रित करता है, एक स्थान पर सिमेटता है। सिमेटता है, ठीक है, अर्थात ये अपने प्रकाश को क्या करता है, सिमेट देता है। जबकि जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोगों का, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या करता है, अपना पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण पार्श्व अर्थात दाया का बाया, बाया का दाया, अर्थात यहाँ पे पार्श्व प्रतिबिंब बिंब बनाता है, अर्थात दाया का बाया या बाया का दाया। ठीक है, चलिए ये तो हो गए कुछ नोट्स हमारे, ठीक है ना, दर्पण के बारे में। अब हम लोगों का दर्पण पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन की गुण के बारे में स्पष्ट किया। फिर हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा, उसके प्रतिबिंब देखे, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के बारे में। इससे संबंधित हम लोगों ने कुछ फार्मूले भी देखे, F बराबर R/2, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और उसके बाद रेखीय आवर्धन भी हम लोगों को यहाँ पे मिला, ठीक है ना। इसके हम लोगों ने उपयोग भी देख लिया। अब जो हम लोगों का अगला चरण है वो है लेंस, ठीक है ना, क्या है, लेंस, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक लास्ट का न्यूमेरिकल करते हैं, और अगले चरण में हम लोग क्या, अगले लेक्चर में नए तरीके से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लेंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। अर्थात हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो लेंस होगा, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। इसमें कोई कलई वगैरह नहीं की जाती है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जो कि दर्पण में ऐसा नहीं होता है। दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश उसी माध्यम से टकरा करके उसी माध्यम में क्या करता है, किरणों को अपना फैलाता है, किरणों को लेके जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद नए लेक्चर से हम लोग क्या करते हैं, नई चीज का शुरुआत करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का। तो हम लोगों को जो प्रकाश का परावर्तन है ये खत्म हुआ, जो स्टार्ट होने वाला है वो होगा अपवर्तन।